सबको नमस्ते भाई, सबका स्वागत, सबको राम राम। आज ऑर्गेनन डे राम। है, थर्सडे है और डेट हो गई है आज 24 जुलाई 2025। 126 अफोरिज्म से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक बार कंटेंट में जाके देख लेते हैं 27 पेज पर। 121 से जी। लेकर के अफोरिज्म में और 140 तक बताने की कोशिश की गई है। मोड ऑफ प्रोसीडिंग व्हेन वी मेक ट्रायल ऑफ देम ऑन अदर पर्सन। क्या क्या प्रोसीडिंग्स लेनी होंगी, क्या क्या तरीके अपनाने होंगे जब हम ट्रायल करेंगे दूसरे हम्म। पर्सन के ऊपर। तो अब उसमें क्या क्या सावधानियां लेनी है, कैसे कैसे ड्रग मटेरियल चुनना है, ये सब बता रहे हैं। तो 126 अफोरिज्म में कह रहे हैं नीमैन साहब के द पर्सन हु इज प्रूविंग द मेडिसिन मस्ट बी प्री एमिनेंटली ट्रस्टवर्दी एंड कंसाइंशियस, and during the whole time of the experiment avoid all overexertion of mind and body, all हम्म। sorts of dissipation and disturbing passion। हम्म। जो व्यक्ति जिसको आप प्रूविंग के लिए चुनेंगे मेडिसिन की, वो सबसे पहले तो एक विश्वास पात्र होना चाहिए, भरोसेमंद होना हम्म। चाहिए, वो कंसाइंशियस होना चाहिए, विवेकशील होना हम्म। चाहिए हम्म। और पूरे के पूरे समय पर जब तक उस पर वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जब तक वो प्रूविंग हो रही है, वो उसको दूर रहना होगा हर तरह के ओवर एग्जर्शन से। चाहे वो माइंड का ओवर एग्जर्शन हो, चाहे बॉडी का, हम्म। उसे दूर रहना होगा सभी प्रकार के कमजोर बनाने वाले और डिस्टर्ब करने वाले पैशन से, जुनून से, हम्म। इमोशनल इफेक्ट से। हम्म। कह रहे हैं ही शुड हैव नो अर्जेंट बिजनेस टू डिस्ट्रैक्ट हिज अटेंशन। हम्म। उस उसे कोई भी ऐसी अर्जेंट बिजनेस जो उसको उसके अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट करे, वो नहीं होनी चाहिए। ही शुड हैव नो अर्जेंट बिजनेस टू डिस्ट्रैक्ट हिज हम्म। अटेंशन। कुछ भी ऐसा ना करे वो जो उसकी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर दे। He हम्म। must devote himself to careful self-observation and not be disturbed whilst so engaged। उसे पूरा का पूरा अपने आप को डिवोट करके रखना होगा, ध्यान पूर्वक तरीके से अपने खुद के ऑब्जर्वेशन को लेकर के वो उसके अंदर क्या क्या चल रहा है, और हम्म। वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जब वो हाँ। उस काम को कर रहा हो, वो एंगेज हो उस काम के लिए अपने केयरफुल सेल्फ ऑब्जर्वेशन के, तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना या डिस्टर्ब वो नहीं होना चाहिए वाइल सो एंगेज। जब वो इतना एंगेज हो उस काम में तो वो डिस्टर्ब ना हो। हिज बॉडी मस्ट बी इन व्हाट इज फॉर हिम ए गुड स्टेट ऑफ हेल्थ हम्म। and he must possess a sufficient amount of intelligence to be able to express and describe his sensations in accurate terms। उसका शरीर जिस स्टेट में अच्छा रहता है, गुड स्टेट ऑफ हेल्थ में रहता है, उसे वैसे ही रहना चाहिए। हिज बॉडी मस्ट बी इन व्हाट इज फॉर हिम ए गुड स्टेट ऑफ हेल्थ। उसके शरीर के लिए जो स्टेट ऑफ हेल्थ अच्छी रहती है उसे उसमें ही रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा हम्म। नेचुरल स्टेट में गांव में रह रहा है, नहीं चल तेरी प्रूविंग करेंगे बम्बई चल, हम्म। तेरी हाँ। प्रूविंग करेंगे भाई चल अमेरिका चल लैब में, उसे उस गांव में रहने दो जिस गांव में वो रह रहा है, जहां उसकी स्टेट ऑफ हेल्थ मस्त रहती है, वहीं करो प्रूविंग उस पर। जिसके साथ उसकी बॉडी और माइंड की हार्मनी बनी हुई हो हारमनी बनी पहले से। रहे, बहुत ही खूबसूरत बात, जहां उसकी हारमनी बनी हुई है। कह रहे हैं ही मस्ट पजेज ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इट। और दूसरी बात, पहली बात तो लगभग ये बताई, दूसरी बात ये बता दी कि उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस भी हो, ताकि वो एक्सप्रेस कर सके, डिस्क्राइब कर सके अपनी उस सेंसेशंस को जो उसे महसूस हो रही है, एक्यूरेट टर्म्स के रूप में बता सके। बिल्कुल। वेग टर्म ना दे, कंफ्यूजन ना बताए। हम्म।
एकदम क्लियर कट एक्यूरेट तरीके से वो अपनी सेंसेशन को डिस्क्राइब कर पाए, इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस भी उसमें हो। हाँ जी। बताओ, एक तरफ तो हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए प्रूवर में, और दूसरी तरफ ये भाई हमारे खरगोश पे, गिनी पिग पे, मेंढकों पे, इन पे कर रहे हैं। क्यों जी दीपशिखा? बिल्कुल बिल्कुल बॉस। हैनीमैन साहब ने तो उस इंसान को, उस मैन को भी मना कर दिया जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है। बिल्कुल। तो खरगोश और ये खरगोश चूहे क्या बता रहे होंगे दवाई की प्रूविंग? और उनकी इतना स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, उनको आप पिंजरे में बंद कर देते हो तो वैसे उनकी हार्मनी डिस्टर्ब हुई होती अबे है, वो बात कितना भी कुछ देखो, change हो वो जाता है। चूहा रहने वाला जंगल में और तुमने कर दिया वो पिंजरे में बंद। बहुत ही लो जी, ये बात भी आ गई। खरगोश खुश होता है नेचुरल घास फूस में, वो वहां लाके बंद कर दी। मतलब क्या गजब का ब्लंडर चल रहा है। बिल्कुल। और आप देखो ना क्या जबरदस्त विजन था उनका। हाँ हैनीमैन साहब का ना, बिल्कुल। विजन यार, हल्का फुल्का आदमी भी प्रूविंग देगा। हाँ हाँ, हल्के फुल्के इंटेलिजेंट वाले पे भी नहीं चलेगी बात। क्यों नहीं चलेगी अमित भाई? क्योंकि इसी के ऊपर निर्भर करता है भविष्य आने वाली जनरेशन का, बिल्कुल। इसी पे निर्भर करता है एग्जीट्यूड एग्जैक्टिट्यूड ऑफ द होल मेडिकल आर्ट, इसी पे निर्भर करता है इस एक्सपेरिमेंट पर। और फ्यूचर जनरेशन ऑफ मैनकाइंड का जो खुशहाली, वेल बीइंग भी इसी पे निर्भर करती है भाई। तो इतना हल्के में नहीं लेना इसको। आप चले गए थे उस दिन, मैंने उस दिन बोला था, अमित पाल भाई एक बात बोलते हैं कि भैया हल्के में भी हल्कापन नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हल्के में भी हल्कापन नहीं चलेगा दीपशिखा। ना तो प्रूविंग में चलेगा, ना सिलेक्शन में चलेगा। बिल्कुल। आप इसलिए देखो ना, हाँ आपने सर को देखा प्रिस्क्रिप्शन करते समय, जब वो क्लिनिक के अंदर चैम्बर में होते हैं, हल्के से भी हल्के नजर आते हैं। हाँ, तो उस दिन बता रहे थे बच्चे, बता तो रहते, अगर अगर एक भी चीज डिस्टर्ब रही, उस दिन लोकेश बता रहा था ना अमित पाल कि अगर पेन भी तिरछा रखा है तो सर डिस्टर्ब हो जाते हैं। सर को चैम्बर के अंदर जो चीज जहां है वहीं चाहिए। सर बोलते हैं मुझे थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, मेरी वो डिस्टर्ब हो जाती है फोकस। उस दिन वो लड़का बता रहा था। हाँ, लोकेश बता रहा था ये बात, और उन्होंने फिर ये कहा था कि फोकस रखो अपना प्रिस्क्रिप्शन, फोकस फोकस और फोकस। फोकस रखो। तो 127 एफोरिज्म में कह रहे हैं हनीमैन साहब के द मेडिसिन मस्ट बी टेस्टेड ऑन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इन ऑर्डर आल्सो टू रिवील द अल्टरेशंस ऑफ द हेल्थ दे प्रोड्यूस इन द सेक्सुअल स्फीयर। क्या बढ़िया बात कही है 2.5 लाइन में कि मेडिसिन को दोनों जेंडर पे, मेल और फीमेल दोनों पर ही टेस्ट किया जाए, ताकि क्या वो अल्टरेशंस लाती हैं हेल्थ में, सेक्सुअल स्फीयर पर भी वो भी रिवील हो जाए, वो भी उसका भी खुलासा हो जाए। सेक्सुअल स्फीयर पे ही दोनों जेंडर को अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी, अदरवाइज कई सारी और तो सारी चीजें सेम आ जाएंगी। 128 में कह रहे हैं हनीमैन साहब, 128 पे हमने पेज नंबर 84 फुटनोट 32 का भी रेफरेंस ले रखा है, उसे देखेंगे क्या कह रहे हैं वहां। 128 एफोरिज्म में कह रहे हैं कि द मोस्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशंस हैव शोन दैट मेडिसिनल सब्सटेंसेस when taken in their crude state by the experimenter for the purpose of testing their peculiar effects do not exhibit nearly the full amount of the powers that lie hidden in them, which they do when they are taken for the same object in high dilutions potentized by proper trituration and succession, by which simple operations the powers which in their crude state lay hidden and as it were dormant are developed and roused into activity to an incredible extent। भाव यह आ रहा है कि क्रूड स्टेट में प्रूविंग हुई दवा
और डायनामाइज्ड स्टेट में प्रूव हुई दवा में अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी जो शक्तियां वो हिडन रहती हैं, जो कि केवल खुलती हैं ट्राइचुरेशन और सक्सेशन के बाद। अभी पढ़ते हैं, कह रहे हैं मोस्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन, अभी हाल फिलहाल के अनुभवों से ये देखा गया that medicinal substance when taken in their crude state by the experimenter for the purpose of testing their peculiar effects, कि जब मेडिसिनल सब्सटेंस को क्रूड स्टेट में लिया गया किसी प्रूवर के द्वारा टेस्टिंग के पर्पज के लिए उनके पिक्यूलियर इफेक्ट को लेकर के, कह रहे हैं एनीमैन साहब के डू नॉट एग्जिबिट नियरली द फुल अमाउंट ऑफ द पावर्स दैट लाई हिडन इन देम विच दे डू व्हेन दे आर टेकन फॉर द सेम ऑब्जेक्ट इन हाई dilutions potentized by proper trituration and succession। तो भाई क्रूड स्टेट में वो एग्जिबिट नहीं कर पाती सारी फुल अमाउंट ऑफ पावर्स को अपनी, जो उनके अंदर छुपी होती है, जब उनको लिया जाता है सेम ऑब्जेक्ट के लिए हाई डाइल्यूशन और पोटेंटाइज फॉर्म में बाय प्रॉपर ट्राचुरेशन एंड सक्सेशन के बाद जब लिया जाता है, जब जो उनकी पावर निकल के आती हैं वो क्रूड स्टेट में नहीं आती सामने। बाय विच सिंपल ऑपरेशंस द पावर्स विच इन देयर क्रूड स्टेट ले हिडन, और एक ऐसा ये सिंपल ऑपरेशन ऑफ द पावर जो कि उनकी क्रूड स्टेट में ही हिडन था, वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक उनको प्रॉपर ट्राइचुरेशन एंड सक्सेशन ना कर लिया गया हो और तब ना दिया गया हो एक्सपेरिमेंटर को, तो वो चीजें उनकी जो सभी की सभी अमाउंट ऑफ पावर्स सामने नहीं आती। एंड एज इट वर डोरमेंट, और वो डोरमेंट रहती हैं, आर डेवलप्ड एंड राउज्ड इनटू एक्टिविटी टू एन इनक्रेडिबल एक्सटेंट, और जब आप इस प्रोसेस से गुजारते हो प्रॉपर ट्राइचुरेशन सक्सेशन के पोटेंटाइजेशन के, तो वो उनकी वही पावर अराउज हो जाती हैं एक्टिविटी में एक इनक्रेडिबल एक्सटेंट तक। कह रहे हैं इन दिस मैनर वी नाउ फाइंड द बेस्ट टू इन्वेस्टिगेट द मेडिसिनल पावर्स इवन ऑफ सच सब्सटेंसेस एज आर डीम्ड वीक, and the plan we adapt is to give to the experimenter on an empty stomach daily from 4 to 6 very small globules of the 30th potency of such substance, moistened with a little water or dissolved in more or less water and thoroughly mixed, and let him continue this for several days। और एक और बड़ा अच्छा तरीका, एक बहुत और अच्छी बात सामने आ गई इसके साथ साथ। पहली बात तो यह आई थी कि जो उनकी पूरी सभी की सभी जो अमाउंट ऑफ पावर है वो जब तक नहीं खुल के आती, जब तक उनको हम ट्राइचुरेट या सक्सेशन ना कर लेते, एक तो ये बात हो गई। और दूसरा फायदा इसका ये निकला कि इस ढंग से जब हम करते हैं तो जो वीक, जिनको हम वीक सब्सटेंस मानते हैं, वो भी प्रूविंग देने लगते हैं ट्राइचुरेशन और सक्सेशन के बाद। जिनको क्रूड फॉर्म में लेने से लगता था ये कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है इसको खाने से, तो कह रहे हैं इन दिस मैनर वी नाउ फाइंड इट बेस्ट टू इन्वेस्टिगेट द मेडिसिनल पावर्स इवन ऑफ सच सब्सटेंसेस आर एज डीम्ड वीक, जो वीक समझे जाते हैं सब्सटेंस अमितपाल भाई, उनकी पावर को भी हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इस तरीके से ट्राइचुरेट और सक्सेशन करने के बाद। एंड द प्लान वी अडेप्ट इज टू गिव टू द एक्सपेरिमेंटर, और हम इस तरह जब प्लान करेंगे और इसको अडेप्ट करेंगे जब हम एक्सपेरिमेंटर को देंगे ऑन एन एम्प्टी, और हाँ इसको हमें एक तो खाली पेट देना चाहिए, डेली फ्रॉम 4 to 6 वेरी स्मॉल ग्लोब्यूल ऑफ 30th पोटेंसी ऑफ सच सब्सटेंस देना चाहिए, यानी कि 30th पोटेंसी की पावर तक ले जाकर के सब्सटेंस को तब उसकी प्रूविंग करनी चाहिए हैनीमैन साहब के हिसाब से, और उसमें भी 4 से 6 छोटे छोटे ग्लोब्यूल उसको डेली दिए जाएं खाली पेट। और करे और उनको भी मॉइस्चन कर लेना चाहिए, थोड़े से पानी के साथ डिजोल्व कर लेना चाहिए, मोर और लेस वाटर के साथ। उन्हें भी ड्राई मत दो, उन्हें भी पानी में घोल के
आधा कप पानी में या जो भी घोल के दो और थोरोली मिक्स कर लो। तो कह रहे हैं एंड लेट हिम कंटिन्यू दिस फॉर सेवरल डेज, और उसको कई दिन तक भी कर सकते हो, खास करके जो वीक सब्सटेंस है उनके लिए। और जो थोड़े से हीरोइक मेडिसिन से हीरोइक सब्सटेंस है वो सिंगल डोज में देने लगते हैं दीपशिका। हाँ जी बिल्कुल। तो बात ये क्लियर कर दी हैनीमैन साहब ने कि भाई क्रूड सब्सटेंस की प्रूविंग मत करना, 30th पोटेंसी की प्रूविंग करना। और 30th पोटेंसी हैनीमैन साहब ने इसलिए कहा था क्योंकि 30th पोटेंसी से ज्यादा हायर डायनेमाइजेशन उनके समय पे था ही नहीं। हाँ हैनीमैन साहब का हाईएस्ट डायनेमाइजेशन, हाईएस्ट पावरफुल जो पोटेंसी थी वो 30 थी। उसके बाद में 200 1M या फिर वो सीधे चले गए थे 50 मिलीसीमल पे 30 के बाद। जी। वो तो 30 के बाद ही कूद गए थे कि भाई 30 के बाद चाहिए तो सीधे फिर 50 मिलीसीमल स्केल लेकर आओ। हैनीमैन साहब के दो ही वो थे, या तो 30 तक सेंटीसीमल या फिर सीधे 50 मिलीसीमल। सर इसमें ये भी तो हो सकता है कि हनीमन सर को उस टाइम पे 30 में ही रिजल्ट मिल जाते होंगे ज्यादातर, तो ऊपर जाने का उनको भी नीड लगी नहीं हो उस टाइम तक। हाँ, एक तो ये भी है। दूसरी बात ये है, एक दिन हम देख रहे थे 30 पोटेंसी, और हालांकि फिर 200 1M 50M ये ले आए। अदरवाइज एक बार हम और अमित पाल भाई 30 का वो कर रहे थे कैलकुलेशन एल्गोरिथम में, जो 10 टू द पावर 30 माइनस 30 तक जब पावर गए तो वो मतलब वो रिफाइन या वो फाइन स्टेट थी, वो सूक्ष्म स्टेट थी डॉक्टर श्रेय, जिसके लिए ये कहा गया कि ये जो ह्यूमन डायनेमिक है, ह्यूमन डायनेमिक्स है, उसके सिमिलिमम हो जाती है ये डायनेमिक्स, उतनी महीन हो जाती है 30 तक जाते जाते। ये भी एक भाव था। और आप क्या कह रहे हैं कि हनीमैन साहब को 30 तक पोटेंसी तक ही रिजल्ट मिल रहे थे, उसके बाद उन्होंने 200 तक ना जाने की समझी हो, ऐसे ना? हाँ मतलब जब 30 में उनको रिजल्ट मिल रहे थे तो हो सकता है कि उन्होंने शायद 200 के जाने का तब तक ना हाँ सोचा हो जब तक 30 हाँ तक रिजल्ट ना मिले। हाँ, ये बात सही है, लेकिन भाई बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी थी वो। उन्होंने ये जरूर सोच लिया होगा संभवतः कि 30 तक जब लेके आ रहे सेंटीसीमल स्केल को, तो इससे अगर जंप करना है 200 की जगह, कोई एक ऐसा तरीका निकाला जाए जो और भी सुपर फाइन हो जाए, सुपर फाइन हो जाए। बॉस क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे लोअर पोटेंसी जो है मोर मटेरियल पोटेंसी थी और हायर पोटेंसी मोर डायनामिक पोटेंसी थी, तो उसके हिसाब से सिम्टम्स भी वैसे आते हैं। जैसे जो 30 पोटेंसी में फिजिकल सिम्टम्स भी दिख रहे थे, हायर पोटेंसी में मेंटल सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। हाँ, ये तो है ही, यही है बेसिकली। हायर डायनेमाइजेशन में जाने के बाद उस इंसान के मेंटल सिम्टम या मोस्ट सबटल मोस्ट डायनेमिक सिम्टम आने लगते हैं। कॉर्पोरियल की जगह उसका जो मेंटल स्फेयर है वो मेडिसिन का, वो रिवील होता है हाई डायनेमाइजेशन में। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो दीपशिखा, लेकिन हैनीमैन साहब के हिसाब से तो 30th पोटेंसी में ही कुछ मेंटल्स तो आने ही लगे पक्का। तो वो तो होंगे क्योंकि वो पोटेंटाइज्ड है, तो हाँ डायनेमिक ही फॉर्म है। मतलब हाँ, मोर मटेरियल फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा उसमें ज्यादा अच्छे क्या से दिख आते रहे ही हैं। हैं, बल्कि ज्यादा की जगह मैं तो ये कहूंगा कि उसमें तो आते ही वो हैं। थोड़ा बहुत मेंटली डिस्टरबेंस होता है, अदरवाइज वो सारे फिजिकल सिम्टम देती है क्रूड क्रूड ड्रग जो है। और जब अगर उसे डायनेमाइज करोगे तो तब उसके वो नॉन कॉर्पोरियल सिम्टम्स भी देगी अब प्रूविंग में, जो जो नियम कह रहा है। लेकिन सेंटीसीमल से। हाँ हाँ हाँ, हाँ, आप बोलो। नहीं आप बोलो। सेंटीसीमल से एलएम की तरफ जाने का मेन रीजन ये था कि उनको उसमें एग्रावेशन बहुत दिखाई दे रहा था। हाँ, अब वो तो कई सारे फिर चीजें सोल्व हो गई। फिर हाँ, फिर यहाँ दो तीन मकसद थे। आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हो अमित भाई। उन्होंने देखा कि 30th पोटेंसी तक जाते 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 एक तो नए नए खुलासे कर रही है दवा, और फिर उनके साथ कई हर्डल और आ गई पैरेलल, क्योंकि वो तो एक आइडियल प्रेस्क्राइबर थे।
उनके साथ उन्होंने देखा पावर तो निकल के आ रही है लेकिन ये एग्रावेट कर रही है, तो उन्होंने एग्रावेशन भी सोल्व करना था। उन्होंने सिंगल डोज देने के बाद जो हाथ बंद जाते थे सेंटिसिमल पे, उन्हें वो भी गुत्थी सुलझानी थी। रिपीटिशन नहीं कर पा रहे थे वो सेंटिसिमल पे, एग्रावेशन का सामना करना पड़ रहा था उनको। तो वो कई सारे सवाल उनके और चल रहे थे पैरेलल। तो फिर सीधे उन्होंने 30th डायनेमाइजेशन से सीधे फिर सेंटिसिमल को हटा करके 50 मिलीसिमल में चले गए। ठीक है भाई, जो हमें मोटा मोटा दूर बैठ के समझ में आ रहा है, और ये काफी अच्छा समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि वी आर ऑन द ट्रैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू हैनीमैन साहब। जो रिजल्ट वाली बात कर रहे हैं श्रेय भाई, मजाक मजाक में बड़े सर कह देते थे जब मुझे सेंटिसिमल से मिल रहा रिजल्ट तो मैं 50 मिलीसिमल पे इसलिए नहीं जाता। लेकिन भाई हैनीमैन साहब बिल्कुल मैथमेटिकल थे, कैलकुलेटिव थे, वो सेंटिसिमल पे अगर गए। हाँ वो अलग बात है, हम आज भी इतने दिनों के बाद भी आज भी हम 50 मिलीसिमल लायक हम नहीं है। 50 मिलीसिमल तो बहुत ही लायक है होम्योपैथी के, लेकिन हम 50 मिलीसिमल को चलाने या यूज करने की स्थिति में अभी हम नहीं है, सोसाइटी नहीं है कह लो। अदरवाइज स्केल तो वो मोस्ट फॉरवर्ड ही है। 129 में कह रहे हैं हैनीमैन साहब कि इफ द इफेक्ट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम सच ए डोज आर बट स्लाइट, ए फ्यू मोर ग्लोब्यूल्स में बी टेकन डेली until they become more distinct and stronger and the alterations of the health more conspicuous। अगर आप प्रूविंग कर रहे हो किसी दवाई की और जो आपने डोज दी थी 4 से 6 ग्लोब्यूल पर डे डेली खाली पेट, यदि ये डोज जो है वो हल्की पड़ जाए, अभी उतनी प्रूविंग नहीं दे रही, उतने खुल के सिम्टम नहीं आ रहे स्पष्ट रूप से, तो कह रहे हैं फ्यू मोर ग्लोब्यूल्स में बी टेकन डेली। कुछ मोर ग्लोब्यूल्स भी डेली लेना शुरू करो। जब तक लेना शुरू करो जब तक स्ट्रोंगर एंड जब तक डिस्टिंक्ट एंड स्ट्रोंगर एंड अल्टरेशन ऑफ हेल्थ सुस्पष्ट ना हो जाए, साफ साफ ना नजर आने लगे, तब तक दो, फिर रोक दो। For not all persons are affected by a medicine in an equally great degree। हर बंदे की अपनी सेंसिटिविटी अलग होती है, या हर बंदे की अपने अंदर एक उसकी डायनेमिसिटी अलग होती है। तो कह रहे हैं कि सभी लोगों पर, सभी व्यक्तियों पर जो मेडिसिन है वो इक्वली ग्रेट डिग्री में इफेक्ट नहीं करती। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर इज ए वास्ट वेराइटी इन दिस रेस्पेक्ट, बल्कि इसके विपरीत देखा जाए तो एक बहुत बड़ी एक वैरायटी मिलती है इस संबंध में। सो दैट समटाइम्स एन अपेरेंटली वीक इंडिविजुअल मे बी स्कार्सली एट ऑल अफेक्टेड बाय ए मॉडरेट डोजेज ऑफ ए मेडिसिन नॉन टू बी ऑफ ए पावरफुल कैरेक्टर। और ये वास्ट वैरायटी किस रूप में मिली है अमित भाई, कि आप जिसको कह रहे थे ना ये तो बड़ा कमजोर सा बंदा है प्रोवर, इस पर तो एक ही डोज काम कर जाएगी, कई बार ये देखा गया जो वीक इंडिविजुअल था दीपशिखा, उस पे मॉडरेट डोज भी नहीं प्रूव हो रही मेडिसिन की, पावरफुल कैरेक्टर वाली भी अभी वो लक्षण नहीं दे रहा, तो उसका सामने वाले का वीक होना इस बात को मायने नहीं रखता। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वाइल्स ही इज स्ट्रोंगर एनफ acted on by others of a much weaker kind। और जबकि दूसरे लोगों पर स्ट्रांगली एनफ होती थी काम करने के लिए बाय द अदर्स ऑफ ए मच वीकर काइंड, और दूसरे जो कमजोर लोग थे उन पे बहुत ज्यादा करती थी, जबकि किसी एक वीक इंडिविजुअल पर वो मॉडरेट डोज भी नहीं अपना असर दिखा पा रही। आगे कह रहे हैं एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देयर आर वेरी रोबस्ट पर्सन्स हु एक्सपीरियंस वेरी कंसिडरेबल morbid symptoms from an apparently mild medicine and only slight symptoms from a stronger drug।
कई बार ऐसे वेरिएशन दिखाई दिया कि जो अच्छा खासा हट्टा कट्टा व्यक्ति है उसने एक्सपीरियंस करा वेरी कंसिडरेबल मॉर्बिड सिम्टम फ्रॉम एन अपरेंटली माइल्ड मेडिसिन, जिस मेडिसिन को माइल्ड कहा गया कि इस आदमी पे क्या असर करेगी ये, उसने उसकी भी उस माइल्ड मेडिसिन को ही बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया रोबस्ट ने। एंड ओनली स्लाइट सिम्टम्स फ्रॉम स्ट्रोंगर ड्रग, और वही रोबस्ट व्यक्ति जो स्ट्रोंगर ड्रग है उसका स्लाइट सिम्टम दे रहा। तो बेसिकली इसका आंसर मिलता है जाकर के कौन बंदा किस बात को, किस चीज को लेके सेंसिटिव है, ससेप्टेबल है, ना कि उसका शारीरिक वजन, ना कि उसकी शारीरिक फिजिकल हेल्थ। उसका डिपेंड करेगा कि वो सेंसिटिव किस चीज के लिए है। अब जैसे अभी आप ये देखो, जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाने के लिए भेजा लोगों को, तो उसके भाले भी चुभाए जा रहे थे, हाथियों की आवाज भी कराई जा रही थी। वो सेंसिटिव ससेप्टेबल था ही नहीं। जब उसके पास जलेबी खाने की खुशबू गई तो वो उसी से उठ गया डॉक्टर श्रे। तो इस तरह से हमारी मेडिसिन कौन सा ड्रग सब्सटेंस कितना इफेक्टिव होता है किस व्यक्ति पर, वो उस व्यक्ति के शारीरिक मजबूती पर निर्भर नहीं करता, वो बंदा किस सब्सटेंस को लेकर के कितना सेंसिटिव है उस पे भी निर्भर करता है। आगे कह रहे हैं, नाउ एज दिस कैन नॉट बी नोन बिफोर हैंड, it is advisable to commence in every instance with a small dose of the drug and where suitable and requisite to increase the dose more and more from day to day। अब चूंकि ये पहले से तो तय कर नहीं सकते डॉक्टर श्रे कि किसमें कौन पदार्थ क्या करेगा, जब इसको पहले से ही पता नहीं लगाया जा सकता, तो ये सलाह दी जाती है कि आप शुरू तो करो हर एक एक्सपेरिमेंट को स्मॉल डोज से ड्रग की, और जैसे जरूरत पड़े सुटेबल समझो और रिक्विजाइट हो तो उसकी डोज को मोर एंड मोर बढ़ाते जाओ डे टू डे। तो आप ये भी तय नहीं कर सकते कि इस ड्रग को मैं इसको इतनी मात्रा में दे दूं। तो हैनीमैन साहब ने इसका बड़ा अच्छा सा रास्ता निकाल दिया कि जब हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा प्रूवर किस चीज को लेके कितना सेंसिटिव है, तो आप शुरू तो करो स्मॉल डोज से ही ड्रग की, और जैसे जैसे जरूरत समझो और पर्याप्त समझो तो उसकी डोज बढ़ाते चले जाओ। और कब तक बढ़ाते चले जाओ? जब तक मोर डिस्टिंक्ट एंड स्ट्रोंगर अल्टरेशन हेल्थ में आने ना लगे। बिल्कुल। अब जब आने लगे तो रुक जाओ। बात को पूरी समझेंगे यहाँ शब्दों में कि जब आने लगे मोर कॉन्स्पिशियस तरीके से अल्टरेशन आ गए तो अब रुक जाओ। वहीं तक देनी होती है प्रूविंग के लिए दवा, है ना ये दीपशिखा? कोई सवाल है किसी बच्चे का यहाँ अब तक? ये छोटे भाई बहन क्यों नहीं बोलते भाई? चलो, या तो ये अपना ऑन करके निकल ले रहे हैं, आज तो खैर ऑन ही है सब, और या फिर इनके समझ में आ जा रहा है। बात दो ही है, या तो ठीक है। तो ये था 129। 130 करेंगे। 130 में कह रहे हैं, इफ एट द वेरी कमेंसमेंट द फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर्ड शैल हैव बीन सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, दिस एडवांटेज इज गेन्ड that the experimenter learn the order of succession of the symptoms and can note down accurately the period at which each occurs, which is very useful in leading to a knowledge of the genius of the medicine। बहुत ही गजब की बात कही है डॉक्टर दीपशिखा यहाँ हैनीमैन साहब ने। श्रेय भाई, हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि अब आपके पास दो तरह के प्रूविंग हो सकती है। एक तो वो जिसने सिंगल डोज में ही प्रूव करनी शुरू कर दी, दूसरी डोज की जरूरत ही ना पड़ी, और एक वो जिसको कई दिन तक रोज एक डोज देनी पड़ी। तो दोनों में पता क्या अंतर आया? दोनों में अंतर यह आया कि जिसने एक डोज से ही प्रूविंग देनी शुरू कर दी तो वो और ज्यादा कन्फर्मली और ज्यादा प्रिसाइजली इंफॉर्मेशन हुई उस मेडिसिन के बारे में,
क्यों? क्योंकि जब सेकंड डोज थर्ड डोज दी तो उसमें कुछ शामिल सेकेंडरी एक्शन भी हो सकता है सिम्टम का, वाइटल फोर्स का। यानी कि 1 2 3 4 डोज में दोनों मिक्स हो गई, मेडिसिन का प्राइमरी एक्शन भी और जो पहले दिन सिम्टम आया था उसकी रिकवरी वाला सिम्टम भी तीसरे चौथे दिन। बात को समझ रहे हो जहां मैं कहना चाह रहा हूं? हेलो? नहीं सर एक अच्छा बार दोबारा समझाइए। अच्छा, इसी को पढ़ते हैं, अब समझ में आ जाएगा। देखो, कह रहे हैं यदि बहुत ही आरंभ में, शुरुआत में ही फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर करते ही और वो सफिशिएंटली स्ट्रांग हो जाए, एक डोज ही, तो इसका ये लाभ होता है, इसका ये लाभ मिलेगा कि जो प्रूवर है वो लर्न कर सकता है कि किस ऑर्डर में सिम्टम आए। पहले क्या आया, आज लेते ही क्या आया, 2 घंटे बाद क्या हुआ, 4 घंटे बाद क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ। क्यों? क्योंकि अभी दूसरी डोज का इंटरफेयर तो है ही नहीं, तो उसमें सिम्टम के आने का क्रम भी जान लेगा प्रूवर। एंड कैन नोट डाउन एक्यूरेटली द पीरियड एट विच ईच अकर। और एक फायदा और है कि कब कौन सा सिम्टम कितने पीरियड बाद आया। आप जब मैट्रेमेडी का पूरा पढ़ोगे तो उसमें यह लिखा गया है कि 2 आवर आफ्टर ये महसूस करा, आफ्टर 8 आवर्स ये सिम्टम, आफ्टर 8 आवर महसूस करा, ब्रैकेट में 8H लिखा है उसमें। तो उनका सिम्टम्स के आने का हिरार्की, आने का क्रम, आने का ऑर्डर भी जान लेगा अगर फर्स्ट डोज में ही प्रूविंग आने लगी। और वो एक्यूरेटली पीरियड भी जान लेगा कि कौन सा कब आया, और जो कि बहुत ही यूजफुल है आगे बढ़ने के लिए, किसी भी जीनियस ऑफ द, प्रखरता को लेकर के किसी मेडिसिन की, कि कौन सी मेडिसिन क्या क्या करती है, एक्यूरेटली ये जानने के लिए ये और भी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा यदि सिंगल डोज से ही वो प्रूविंग आने लगी तो। फॉर देन द ऑर्डर ऑफ द प्राइमरी एक्शंस एज आल्सो दैट ऑफ द altering actions is observed in the most unambiguous manner। और देखो और मजे की बात, अब यहां एक तो प्राइमरी एक्शन का ऑर्डर पता चल गया कि प्राइमरी एक्शन के दौरान पहले ये हुआ, 4 घंटे बाद ये हुआ, 6 घंटे बाद ये हुआ, 2 दिन बाद ये हुआ। एक तो ये पता चल गया डॉक्टर दीपशिखा। और साथ में जो मेडिसिन अल्टरनेटिंग एक्शन देती हैं, पीछे जो पढ़ के आए थे हम, उनका भी वो भी ऑब्जर्व हो जाते हैं एकदम स्पष्ट रूप से। कह रहे ए वेरी मॉडरेट डोज इवन ऑफन सफाइज फॉर द एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड ओनली द एक्सपेरिमेंटर इज एंडोड विद सफिशिएंटली डेलिकेट सेंसिटिवनेस एंड इज वेरी अटेंटिव टू हिज सेंसेशन। यहां हनीमैन साहब ने और अपनी एक बात अच्छी रखी, कह रहे एक वेरी मॉडरेट डोज जो है वो ही सफिशिएंट रहती है अक्सर एक्सपेरिमेंट में, प्रूविंग में, प्रोवाइडेड ओनली द एक्सपेरिमेंटर इज एंडोड विद सफिशिएंटली डेलिकेट सेंसिटिवनेस। ये उन लोगों के लिए सफिशिएंट रहती है एक मॉडरेट डोज जो प्रूवर सफिशिएंटली डेलिकेट हो, डेलिकेट सेंसिटिव हो और वेरी अटेंटिव हो अपनी सेंसेशन को लेकर के। तो वहां अक्सर एक वेरी मॉडरेट डोज ही सफिशिएंट रहती है प्रूविंग के लिए। बिल्कुल। द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ऑफ ए ड्रग कैन ओनली बी असरटेन्ड बाई ए कंपैरिजन ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। तीसरी बात यहां फिर करी है हनीमैन साहब ने कि जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है किसी ड्रग का, वो कंपैरिजन करने के बाद पता चलता है सेवरल एक्सपेरिमेंट के, सेवरल प्रूवर्स के द्वारा, सेवरल प्रूविंग के द्वारा उसी से मेडिसिन की ये तय करती है कि कौन सी मेडिसिन का जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना चलता है। आपने मान लो फॉर एग्जांपल बेलाडोना किसी 10 प्रूवर्स पे, 20 प्रूवर पे प्रूव करी, तो पता चला कि 20 प्रूवर में से 15 प्रूवर ने 10 दिन तक सिम्टम दिए और 5 प्रूवर ने जो है 6 दिन तक दिए। तो जो मैक्सिमम परसेंटेज जो प्रूवर ज्यादा समय तक दे रहे हैं वो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन माना जाएगा।
तो हाँ। इस तरह से सेवरल एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, सेवरल प्रूवर्स के द्वारा पता चलता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसी ड्रग का, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका प्राइमरी एक्शन है कि कब तक वो अपने प्राइमरी सिम्टम देती जाती है। बॉस प्रूवर की सेंसिटिविटी के हिसाब से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन घट बढ़ सकता है, इसी वजह प्रूव से उसका एवरेज लेना जरूरी होता होगा। प्रूवर की सेंसिटिविटी के हिसाब से ड्रग की मात्रा, डोज की तो क्लियर हो गई है, और रही बात सेंसिटिव प्रूवर लंबे समय तक देगा। हाँ। अगर ऐसे भी आप समझो तो डेलिकेट और सेंसिटिव प्रूवर उसके एक्शन को लंबे समय तक देगा, क्योंकि वो बारीक से बारीक सेंसेशन भी लेता रहेगा उसकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और जो कम डेलिकेट और कम सेंसिटिव प्रूवर है वो पता चला 4 दिन में मोटे मोटे सिम्टम दे दिए, और बाकी जो बारीक हैं उन्हें उसने साइंस ही नहीं करा, वो कह लगा ओके अब कुछ नहीं हो रहा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर इस तरह इसमें से एक चीज हाँ और हाँ भैया। इसमें है कि जैसे ये जितने भी सारे प्रूवर्स हैं, अभी जिन पे ड्रग हम ड्रग प्रूविंग करते हैं, तो उन सभी प्रूवर्स को किसी आइडियल कंडीशन में रखना पड़ेगा ना, नहीं तो वो फिर कोई अभी मतलब कुछ भी काम कर रहा है या कुछ भी ऐसी चीजें कर रहा है जो उससे पता नहीं चल रहा कि वो उस वजह से हो रहा है या ड्रग का एक्शन आ रहा है, तो फिर सबको एक ही आइडियल अगर हम कंडीशन में रखेंगे तो शायद ज्यादा तो पता चलेगा। आइडियल कंडीशन आ तो गई थी 26 में, 126 में। आइडियल कंडीशन उस प्रूवर के लिए है ओवर एक्सर्शन से बचे, माइंड और बॉडी के हाँ डिसिपेशन एंड डिस्टर्बिंग पैशन से बचे, वो आइडियल कंडीशन है। उसे कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए जो उसका अटेंशन को डिस्टर्ब कर दे, और उसे केयरफुल ऑब्जर्वर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको उस जगह रखा जाए जो उसकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा हार्मोनियस है। दीपशिखा कह रही थी अभी, उसकी हेल्थ को हार्मनी में रख सके, वो उसके लिए आइडियल कंडीशन है। जिसके लिए मैं अभी बात कर रहा था कि कोई बंदा गांव का रहने वाला है और उसको कह दिया चल तेरे को बंबई ले चल रहे हैं, वहां प्रूविंग करनी है तेरे ऊपर, तेरे को अमेरिका लेके चल रहे हैं वहां प्रूविंग करनी है तेरे ऊपर, तो वो उसके लिए आइडियल कंडीशन नहीं है। आइडियल कंडीशन है उसका वो गांव जहां वो पैदा हुआ, जिस मिट्टी में वो पैदा हुआ डॉक्टर श्रेय, और साथ में वह उस गांव में रहते हुए भी उसको कुछ ऐसा नहीं खाना है जो ड्रग क्वालिटी का हो, उसे ऐसा कुछ नहीं करना है ओवर एक्सर्शन जो उसको डिस्टर्ब कर सके, उसको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला बिजनेस नहीं करना है, उसको अपना हार्मनी को किसी भी तरीके से ना तोड़ा जाए, ये उसके लिए आइडियल कंडीशन है भाई, जो आपका सवाल था दोस्त। 125 पे बस जो आपने डाइट वाली बात बताई कि डेस्टिट्यूट ऑफ स्पाइसेस होना हाँ चाहिए, है ना, 125 126 उसकी आइडियल कंडीशन की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं दोस्त। आइडियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम यही रुकेंगे 131 पे, और कोई कुछ बताना हो आप लोगों को तो अपना पॉइंट रखो, डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर दीपशिखा, कोई और बच्चा, कोई और सवाल इससे संबंधित बन रहा है। अच्छा मैं एक बार फुटनोट 32 पढ़ दे रहा हूं, क्योंकि फुटनोट 32 था इस पे, तो थोड़ा सा वो यहीं आ जाएगा, पेज नंबर 84 पर है, एक बार जाके आप देख लो। वो यहाँ की संदर्भ में कह रहे हैं, हम पढ़े होंगे। 32 में कह रहे हैं, फुटनोट 32 में कह रहे हैं, इट इज ऑन सच एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक प्रैक्टिस that Mr. M. Lux found is so-called mode of cure by identicals and idem, which he calls isopathy, which some eccentric-minded person have already adopted as the non plus ultra of the therapeutic method without knowing how they could carry it out. मतलब यहाँ प्रूविंग नहीं दी गई है, उन्होंने वो वैसे ही करने लगे। But if we examine these instances attentively, we find that they do not bear out these views. अगर हम देखें, एग्जामिन करें, तो वो ध्यान से उनका ये नजरिया नहीं था क्या कि द प्योरली फिजिकल पावर्स डिफर इन द नेचर ऑफ देयर एक्शन ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दोज ऑफ डायनेमिक मेडिसिनल काइंड। ये था बेसिकली, इसकी वजह से लिखा था दीपशिखा मैंने। वो जो हैनीमैन साहब ने बताया ना कि भाई जो ड्रग क्रूड सब्सटेंस है उनका एक्शन प्रूविंग में क्या आता है,
और ट्राइचुरेटेड और डायनेमाइजेशन का क्या आता है। तो इवन एक गुंजाइश और भी है, और एक गुंजाइश ये है कि प्योरली फिजिकल पावर्स यानी कि क्रूड फॉर्म किसी भी सब्सटेंस की उसकी अपनी डायनेमिक मेडिसिनल काइंड से बिल्कुल अपोजिट होती है। कई बार प्योरली फिजिकल पावर्स डिफर, अपोजिट तो नहीं होती, डिफर होती हैं, डिफर होती हैं। आप बात को समझ रहे हो, बहुत ही अच्छी लाइन है दीपशिखा ये। बेसिकली किसी भी क्रूड सब्सटेंस का या मटेरियल डोज किसी मेडिसिन की उसकी डायनेमिक पोटेंटाइज फॉर्म से डिफर करती है। कहाँ देखा हमने ऐसा? हमने देखा, हम सुनते चले आए हैं, यदि किसी को सुपुरेशन करना है तो लो पोटेंसी दे दो इस दवा की, और किसी घाव को हील करना है तो हाई पोटेंसी दे दो इस दवा की। सुने हो किसी दवाई के बारे में ऐसा? साइलिशिया, हाँ जी, साइलिशिया के बारे में कहा जाता था कि अगर सुपुरेट करना है, सुपुरेशन बढ़ाना है तो लो पोटेंसी दे दो, और अगर घाव को हील करना है, बहुत तेजी से सुखाना है तो हाई पोटेंसी दे दो। तो डिफर कर गई ना दोनों की, क्रूड फॉर्म और डायनेमिक फॉर्म एक ही सब्सटेंस की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था इस पे 84 पे 32 फुटनोट में कि द प्योरली फिजिकल पावर्स differ in their nature of their action on the living organism from those of a dynamic medicinal kind। तो ये इसलिए भी हैनीमैन साहब ने जो वहां जिक्र करा कि भाई ट्राइचुरेटेड और सक्सेशन के बाद प्रॉपर तरीके से अगर आप करोगे प्रूविंग तो वो उसकी सभी अल्ट्रेशंस को या अंदर की पावर को और ज्यादा सामने लाएगा। ठीक है ना? जी बॉस। चलो यहीं रुकेंगे। सबको राम राम भाई, सबको नमस्ते, सबका